सो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। एंड यूजुअली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी कम होती है। अब एग्जांपल लें, फिशेस हैं। फिशेस किस मौसम में आपको लगता है बेटर फील करेंगे इन द वाटर? समर में या विंटर में? गर्मियों में या सर्दियों में? गर्मियों में अच्छा लगेगा, मतलब बाहर गर्मी है, ठंडा पानी है, आराम से जैसे आप लोग नहाते हो वो नहा लेंगे। ऐसा नहीं है, गलत। फिशेस को जितनी ठंड ज्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन पहली बात तो वो फिशेस हैं जतिन नहीं है जो ठंडे पानी में जो है कहीं फ्रीज हो जाएंगी। ठीक, हाँ, वाटर होना चाहिए। इट शुड नॉट फ्रीज इनटू आइस। आइस नहीं बननी चाहिए। अगर टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 है, 2 है, फिशेस के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखो, आप पढ़कर आए हुए हो लोअर क्लासेस में, फिशेस के पास गिल्स हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स? इट एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। अब वाटर में कहां से आई ऑक्सीजन? पहली बात तो ये, इसी से जुड़ा टॉपिक है। होता क्या है, आपकी पॉन्ड है, रिवर है, सी है, ओशन कुछ भी है, ये रहा वाटर उसके अंदर, और वाटर के ऊपर क्या है? एयर के पार्टिकल्स। उसी एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, और ऊपर से क्या पड़ रहा है? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और फिशेस क्या करती हैं? इसी ऑक्सीजन को गिल की हेल्प से अलग कर देती हैं वाटर से, और दे एब्जॉर्ब ओनली द प्योर ऑक्सीजन। अब होता क्या है, अगर आप वाटर को गर्म करो, मतलब वहां तो गर्म, ऐसे नॉर्मली अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो, एक ही फर्क आएगा। जो ठंडा पानी है ना, ठीक है, वो सेहत के लिए कैसा अच्छा बुरा अलग बात है, पर उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। गर्म करने पर क्या होगा, जो उसके अंदर गैस है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एंड गैस विल कम आउट ऑफ द वाटर। इन द सेम वे गर्मियों में भी जो आपके पास वाटर है, चाहे पॉन्ड में है, रिवर में है, ओशन में, कहीं पर भी है, उसके अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। मतलब गैस विल कम आउट। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन विल कम आउट ऑफ द वाटर। और क्यों आती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका टेक्निकल आंसर है। तो आप बोल लोगे, लंबी कहानी लिखोगे, कोई बेनिफिट नहीं है, मार्क्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी। ये सबसे बड़ी बात है, देखो प्लस 2 में कि ना, कम लिखो बट टेक्निकल लिखो, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। पेपर विल कंप्लीट इन 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स। इवन 2 बार पेपर कर सकते हो 3 आवर्स में, अगर तरीके से लिखो, जितनी जरूरत है। तो क्या लिखोगे? असल में अगर आपने पढ़ा है प्लस 1 में, लिक्विड प्लस गैस इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस, यहां पर हीट रिलीज होती है। इसके अंदर हीट क्या होती है? रिलीज होती है। इट मींस, बात करूं टेक्निकल लैंग्वेज की, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मींस सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूबल होना। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? अगर वो इसमें से हीट बाहर निकल रही है, हाँ, ये आंसर है इसका। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जितनी भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती हैं वो टेम्परेचर बढ़ने पर डाउन जाती हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हो विद द ली शैटलियर प्रिंसिपल। अभी किया था कुछ महीने पहले आपने प्लस 1 में। देखो, हीट किस साइड में है? ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। और हीट दोगे तो ये बढ़ेगा, तो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में से लिक्विड और गैस अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर इसको चाहिए होती हीट तो आप देते तो प्रोसेस बढ़ जाती,
बट इस रिएक्शन में हीट चाहिए ही नहीं, ये हीट को रिलीज कर रहा है। दैट्स व्हाई एट हाई टेम्परेचर यूजली देखो वर्ड यहाँ पे 100% नहीं कहूंगा मैं, यूजली द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। लेकिन कोई एक ऐसा एग्जांपल हो, आपके बुक में कहीं पे नहीं है ना, करना है आपको, कोई एक ऐसा एग्जांपल हो जहां पर गैस और सॉल्यूशन के मींस लिक्विड के मिलने पर हीट वहां पे क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, रिक्वायर्ड हो, उस केस में हीट देने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मींस इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगी, और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक कम होएगी। और आपके पास क्वेश्चन अगर ये आया, इन विच केस द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, तो लिखोगे इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस द सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज। क्वेश्चन ये आया, व्हाई द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस इन सॉल्यूशन, तो लिखोगे बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई सोल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, अब इस सेम चीज को लेकर के थोड़ा सा वर्क किया, जो हमारा टॉपिक है, मतलब आज का जो करना है, हेनरी और उसका एक लॉ बना, उसे कहा गया हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या किया, टेम्परेचर को नहीं लिया, देखो मैंने टेम्परेचर डिस्कस इसलिए पहले कर लिया है कि हेनरी ने एक्चुअल में टेम्परेचर पे वर्क नहीं किया, उसने वर्क किया सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर पे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। देखो ऑल्दो वैसे तो आपको तो ये लो वैसे ही आता होगा, बस वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। अगर बात करूं मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, सेम लिक्विड है, ये सेम लिक्विड सेम अमाउंट में मान लो, ऊपर सेम गैस है, ऑक्सीजन है N2 व्हाटएवर, ठीक है, सेम अमाउंट में गैस भी है, यहां से प्रेशर लग रहा है और यहां से प्रेशर लग रहा है, यहां से प्रेशर लग रहा है 2 atm, यहां से प्रेशर लग रहा है 5 atm। ये सैंपल ए है, सैंपल बी है, सब कुछ सेम है, लिक्विड गैस सब सेम है एक्सेप्ट प्रेशर। बताओ मुझे किस केस में गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर, बी में बस। और यही हेनरी लॉ है, यही हेनरी लॉ है, इससे कुछ नहीं है। तो क्या कहता है हेनरी लॉ, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्यूशन is directly proportional to the pressure, is directly proportional to the pressure। ये भी सही है डेफिनेशन इसकी, ऑल्दो दो तीन डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये भी सही है। क्या आगे पहले दो हेनरी लॉ की डेफिनेशन, solubility of gas in solution is directly proportional to the pressure। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that pressure directly proportional to mass। मास का मतलब अमाउंट ऑफ गैस, इस मास का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस। जितना प्रेशर हाई उतने गैस का अमाउंट हाई, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ एक बात समझना, जैसे इसको मैं लिखूंगा ऐसे लिखता हूँ इसको मैं, इवन मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये भी सही रहेगा, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, एक और बनती है इसकी डेफिनेशन, ऑल्दो इससे अलग नहीं है, बस थोड़ा टेक्निकल वर्ड का हेरफेर है। दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस in solution is directly proportional to the mole fraction of gas। ये भी एक डेफिनेशन है। Solubility of gas in solution is directly proportional to the mole fraction। ये भी डेफिनेशन है इसकी। समझता हूँ कैसे, मतलब क्या इसका, जैसे मान लो आपके पास एक ये क्लोज बीकर या वेसल है, ठीक है,
और ये तो हमारे पास हो गया सॉल्यूशन, ठीक। और इसके ऊपर एक मिक्सचर है गैसेस का, ध्यान देना, मिक्सचर मतलब एक गैस तो ये एक गैस तो ये वाली हो गई जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट कैसे काम आएगा। और दूसरा अपने यहाँ पर ये दूसरी गैस ये वाली है, बस कितने पार्टिकल है इसके, साफ दिख रहा है। एक गैस लार्ज अमाउंट में है जो शो किससे किया मैंने, रेड डॉट से। एक अपने कलर कौन सा, जो भी कलर होगा ये, वो लेस अमाउंट में है, सेम टेम्परेचर है क्योंकि देखो वेसल एक ही है, वो चेंज किया नहीं मैंने, सॉल्यूशन भी एक है, वेसल भी एक है, सब कुछ सेम है। क्या लगता है, अब देखो क्या होगा, ये दोनों गैसेस इसमें डिसॉल्व होंगी, रेड वाली भी जाएंगी अंदर और ये भी जाएंगी, डिसॉल्व दोनों होंगी। क्या लगता है, दोनों गैसेस सेम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे या कोई एक लार्ज अमाउंट में और एक कम अमाउंट में होगी? हाँ, एक लार्ज अमाउंट में और एक कम अमाउंट में। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर वाले डॉट से ज्यादा हैं तो ये मोर डिसॉल्व होंगे और ये वाली कम डिसॉल्व होंगी। अगर मुझे मैं कह दूं, सपोज करो रेड डॉट्स हैं 50, मान लो 50 है तो 50 मोल हो गए, मैं एक डॉट को एक मोल मान रहा हूं। और ये जो ग्रीन टाइप के हैं ये मेरे पास 20 मोल ही हैं। अब इन दोनों को निकालो मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन? बड़ा सिंपल है, रेड को मैं R मान लेता हूं, R, इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, RX का। कितने मोल है इसके? 20, सॉरी रेड के कितने हैं, 50, डिवाइड टोटल कितने हो गए, 70। अच्छा, दूसरा ग्रीन मान लेते हैं GX, ग्रीन का कितना आएगा, ग्रीन कितने हैं 20, डिवाइड बाय, ऐसे निकलता है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन हाई है? रेड वाले का, तो उसकी सोल्युबिलिटी भी हाई दिख रही है। इसी को लिखना है आपने कि the solubility of a gas is directly proportional to its mole fraction, ठीक है। इवन एक तीसरी डेफिनेशन भी है, तीसरी भी, वो ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction। तीनों से जुड़े हुए आपस में, वो कैसे? अब बताओ मुझे। देखो दो गैसेस हैं यहाँ पे, एक रेड कलर की एक ग्रीन की, किसका प्रेशर हाई है? रेड वाले का हाई होगा, क्यों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो ये P। अच्छा, व्हाट इज पार्शियल? देखो आपके पास जब ना मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, 3, 4, 5 गैसेस हैं और तो यहाँ 2 ही है, हर गैस का अपना अपना प्रेशर होगा, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर में से जो अपना अपना हिस्सा है वो क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर। अब मान लेता हूं इन दोनों का प्रेशर कितना मिला, कितना हुआ 70, मोल फ्रैक्शन नहीं, मान लेते प्रेशर 70 है दोनों का मिला करके, तो कितना है उसमें से रेड का 50, कितना ग्रीन का 20। जो एक पर्टिकुलर गैस प्रेशर लगाएगी उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर, उसको शो करेंगे PA से या PB से। A का मतलब गैस A, B का मतलब गैस B। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ही प्रेशर भी ज्यादा। और ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा, इस पे ध्यान देना है आपने, ठीक। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और इसको अगर अब इन तीनों को पूरा करना हो, कंप्लीट करना हो, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी है, खत्म करना हो प्रोपोर्शनैलिटी को, क्या आएगा, वो आएगा इसके लिए PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, या इसके लिए क्या आ जाएगा PB
is equal to KH into XB. What is this KH? KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ध्यान देना है, इसका रोल है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, और ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होने वाली है। अब मेरे क्वेश्चन है, ध्यान से देना जवाब उसका। बच्चे यूजुअली उसका जवाब गलत देते हैं, इसलिए आपके पास मैं क्वेश्चन बना रहा हूं जो कभी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उस टाइप से। सेम तो नहीं होगा, बस उस टाइप से है। आपके पास दो गैसेस हैं, एक गैस ए है, एक गैस बी है। ए गैस के लिए KH की वैल्यू है 1.1 × 10⁻⁴, चलो 1 मान लो 1, और दूसरे के लिए KH की वैल्यू है 1.1 × 10⁴। ठीक, क्या लगता है कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी, गैस ए या बी? ए? हाँ, बी, जो कि नहीं है, ए गलत, ए तुक्का मारा था, योगेश ने, सही लगा है। तो हाँ, पार्टी बात में वो रिसेस में पार्टिकल। अब सुनो, लिसन, जितना KH की वैल्यू हाई होगी उतनी सोल्युबिलिटी कम होगी। चलता रहो। Proportion means solubility of a gas in solution is inversely proportional to the Henry constant। also प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, we know PA is equal to KH into XA। अब मान लो, देखो ध्यान देना यहाँ, इसकी वैल्यू फिक्स है 100 इंटू KH इंटू XA। ठीक, अगर सपोज करना, अगर मैं यहां पे KH लेता हूं तो KH क्या आएगा, 100 डिवाइड बाय XA आएगा। ठीक, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे KH की, देखो सिंपल से इसको भी छोड़ दो, मान लो 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू KH, मान लो KH की वैल्यू 50 है, XA कितना होगा यहाँ पे 2। XA मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। XA मींस मोल फ्रैक्शन। दोबारा से 100 है, अब मैंने क्या किया, KH की वैल्यू ले ली मैंने 100, तो XA कितना आ जाएगा, ओनली 1। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। एंड द मीनिंग ऑफ लेस मोल फ्रैक्शन लेस सोल्युबिलिटी। तो जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन कम होने से सोल्युबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल अगर लो तरीके से, तो आप प्रेशर शुड नॉट चेंज, प्रेशर चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो जैसे जैसे KH बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। और अब आ जाते हैं नोट्स पे, थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है। ऑल्दो टॉपिक आपका ये पूरा हो गया है, बट स्टिल अब देखो, ये रहा फिशेस फील, ये कर लिया हमने। ये रहा हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मैंने कहा था आपको मैक्सिमम यूज यही होगा, ऊपर लिखा है P इज इक्वल टू KH इंटू XA। ये रहा मास, कितनी, ये मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दोनों दिए हुए हैं, जैसा आ जाए कोई इशू नहीं है, बट अगर खाली पूछा है हेनरी लॉ, ये लिख देना। इफेक्ट ऑफ KH ऑन सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये क्वेश्चन देखो आ भी चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में। ये रहा क्वेश्चन, जो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर गैस A is 2.11 into 10⁻⁻², and for gas B is 2.11 into 10⁻⁴. Which gas is more soluble?
बी, क्योंकि यहाँ बी में -4 आ रहा है कि एच की वैल्यू कम है, सोलिबिलिटी विल बी हाई। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बाद वाले प्रैक्टिस में वीडियो में। इससे पहले इसकी कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ हेनरी लॉ, कि व्हाई हेनरी लॉ इज इम्पोर्टेंट और व्हाट इज इट्स एडवांटेज इन डेली लाइफ। सबसे पहले जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं उसमें कौन सी गैस भरते हैं? कौन सा यूज करेंगे? हेनरी लॉ करेंगे, बिकॉज हमें कितना CO2 भरना है, लेस अमाउंट में, हाई अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में, उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर को वहां पर फिक्स किया जाएगा। भाई इस बोतल में इतना CO2 भरना है, इतना प्रेशर लगाओ, इतनी गैस डिजोल्व हो जाएगी। वी आर यूजिंग हेनरी लॉ देयर। दूसरा है स्कूबा डाइवर्स वाला केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आई थिंक यू नो व्हाट इज स्कूबा डाइवर्स। गोताखोर, वो तो यहाँ भी चले जाते हैं, तालाब में भी मिल जाएगी वो तो। हाँ, स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं जो डीप इन सी तक जाते हैं टू नो अबाउट द मैरीन लाइफ। जो आपकी मैरीन लाइफ है सी में, ओशियंस में, उसका पता लगाते हैं नीचे। अब वहां क्या होता है? एनीबॉडी नो अबाउट दिस बैंड्स BNDS? चलो देखो होता क्या है, आप 100% प्योर ऑक्सीजन को ग्रैब नहीं कर सकते बेटा, बॉडी कुछ समय में खत्म हो जाएगी। अगर 100% प्योर मिल जाए ऑक्सीजन, जो नेचुरल कंपोजिशन है 21% ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन, ये जरूरी है। ये नेचुरली नहीं, वैसे भी जरूरी है। जो ये ना स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अपने पीछे रखते हैं सिलेंडर को, उसमें भी 100% ऑक्सीजन नहीं होती। क्या होती थी पहले? 78% और 70% नाइट्रोजन, बाकी क्या थी? ऑक्सीजन। अब होता क्या है, अभी भी नॉर्मल कंडीशन में भी, जैसे सांस लिया आपने, दोनों चीजों को इनहेल किया है, ऑक्सीजन को भी और नाइट्रोजन को भी। जैसे ही एक्सहेल करोगे बाहर क्या आएगा? मेनली नाइट्रोजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो किस में हो जाएगी डिजॉल्व? ब्लड में, हीमोग्लोबिन में। ठीक, हाँ, जो मैंने कहा डायरेक्टली, वो तो एक मेटाबॉलिज्म होगा CO2 वाला, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं। ठीक, अब N2 गैस इसमें बाहर आ जाएगी along with CO2 आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उसमें तो आएगी नहीं वो। अब नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं हुई ब्लड में, क्यों? क्योंकि उसका हेनरी कांस्टेंट हाई है, वो इट कांट मेक बॉन्ड विद द हीमोग्लोबिन, और नाइट्रोजन बाहर आ गई, कोई इशू नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी पढ़ा आपने कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सोलिबिलिटी क्या है? बढ़ जाती है। अब सुनो, एक स्कूबा डाइवर है, जब वो ऊपर है ना, मतलब या तो सरफेस पे है या वाटर में डीप नहीं गया, सेम होता है। उसने ऑक्सीजन ली सिलेंडर से, इनहेल की, O2 गई ब्लड के अंदर, डिसॉल्व हो गई, N2 बाहर आ गई। ये रहा मान लो उसका सरफेस। अब स्कूबा डाइवर जब काफी नीचे पहुंच गया, 400-500 मीटर नीचे पहुंच गया, इतना सारा वाटर उसके ऊपर आ गया, इस हाई प्रेशर, देखो जितना जाओगे नीचे आप उतना प्रेशर बढ़ेगा। इतने हाई प्रेशर पता क्या होगा? उस ब्लड के अंदर अब N2 भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड में N2 भी डिसॉल्व हो गई, क्यों? बिकॉज द सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर हाई हो गया नीचे जाते हुए, चलो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो गई और N2 भी हो गई, वहां कोई इशू नहीं आएगा। ऑक्सीजन तो चलो हो गई यूज आपके मेटाबॉलिज्म में, N2 का रोल है नहीं है। लेकिन जैसे ही अब स्कूबा डाइवर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होता है तो प्रेशर क्या हो गया? अब कम हो गया। अब वो N2 जो कि यूटिलाइज नहीं होती बॉडी के अंदर, वो बॉडी से बाहर आना स्टार्ट करती है। लेकिन उतने हाई प्रेशर की वजह से ना नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन होती है विद ब्लड। अब जब वो लो प्रेशर पे ऊपर आता है स्कूबा डाइवर,
बड़ी मुश्किल होती है, मसल क्रैम्प हो जाते हैं, बहुत पेन होती है मसल्स में, एंड इवन समटाइम्स स्कूबा डाइवर मर भी जाते हैं। तो बड़ी पेनफुल कंडीशन उसको बोलते हैं हम बैंड्स। अंडर डीप सी ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन ब्लड of scuba diver. When scuba divers come out on the ground, the nitrogen gas starts to come out of the blood and this causes very painful condition that is known as bends. ठीक है, अब इससे निपटा कैसे गया? क्या किया आप, जो स्कूबा डाइवर के टैंक्स हैं उसमें N2 की बजाय डाल दिया हीलियम, बस इतना किया, क्योंकि हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत 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 कम है एज कंपेयर टू N2। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस। N2 भी इनर्ट है बट हीलियम इज मोर इनर्ट एज कंपेयर टू N2। तो हीलियम जो है हाई प्रेशर पर भी ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई हीलियम गैस इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट इन ऑक्सीजन टैंक, बिकॉज इट्स सोल्युबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, और थर्ड इसका यूज कहां पर आ रहा है आपका, स्कूबा डाइवर में हो गया, बोटल्स में हो गया। हाँ, जब जाते हो आप एट हाई एल्टीट्यूड, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दैट डिजीज नोन एज एनॉक्सिया, लिखा हुआ इसमें एनॉक्सिया। हाँ, ये कांट थिंक क्लियरली एंड डिजीज इज एनॉक्सिया, सांस फूल जाती है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ बच्चों का भी कर रहा है, सो भी रहे हैं। तो क्यों होता है ऐसा? रीजन बीइंग, जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, जितने ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा। प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती ही नहीं है, और जब ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी तो माइंड तक भी नहीं पहुंचेगी, और ब्रेन केवल और केवल उतना ही काम करेगा जितनी उसको मिलती है ऑक्सीजन। साफ बता रहा हूं आपको, गुड ऑक्सीजन गुड ब्रेन कैपेसिटी, जितना कम ऑक्सीजन मिलेगी ब्रेन उतना स्लो हो जाएगा, उतना डाउन हो जाएगा, और इतना डाउन हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकते, मतलब सोचने की पावर भी खत्म हो सकती है, फिर चक्कर आ जाते हैं, मे भी डेथ हो जाए, बहुत ऊंचा जाए। इसीलिए अगर कोई जा रहा है एवरेस्ट पे विदाउट टैंक ऑफ ऑक्सीजन, वो नहीं जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन घुलेगी ही नहीं ब्लड के अंदर और वो डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये भी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। देखो मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहा है, इन जगह पे यूज हो रहा है, तो ये चीज याद आती हैं। तो आपके पास हमने अब ये वाला पूरा कर लिया है हेनरी लॉ, इसके बच्चे हैं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो में वो कर लेंगे बड़े आराम से। एंड आफ्टर दैट ये लॉ, ऑल्दो थियोरेटिकली लॉ खत्म हो चुका है, और बात करूं मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, न्यूमेरिकल के चांस इस टॉपिक के 5% ही हैं, पहले बोल दूं, है कुछ एक आए हुए हैं, वो करेंगे हम लोग, छोड़े तो नहीं, बट स्टिल मेनली आपका फोकस होना चाहिए इसमें ऑन द थियोरेटिकल पोर्शन। ठीक है, चलो।